हाय गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, अपने एग्जाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फिनेंस के बारे में। ये दोस्तों आपका जो सब्जेक्ट है वो एमबीए सेकंड सेमेस्टर के अंदर है और यूनिट फोर्थ के ऊपर हम बात करेंगे। यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड को मैंने ऑलरेडी कर करके रखा हुआ है। ऑलमोस्ट एक साल होने वाला है। मैं यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड को मैंने कर दिया था। सोचा था फोर्थ और फिफ्थ यूनिट को भी करेंगे, बट वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो पेंडिंग होती है, तो वो फिर पेंडिंग ही हो जाती हैं। अपनी खुद की केयरलेसनेस बोल लो या फिर कुछ ऐसा बोल लो कि जैसे मतलब अपनी ही केयरलेसनेस बोला जाएगा और क्या। दूसरी वीडियोस अपलोड हो गई बट यूनिट फोर्थ फिफ्थ जो पेंडिंग था वो पड़ा ही रहेगा। सो एनीवेज, यहाँ पर मैं यूनिट फोर्थ के ऊपर बात कर रहा हूँ। जब आपके एग्ज़ाम पास में आ गए तो यूनिट फोर्थ और फिफ्थ के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। और बहुत ही दोनों जो यूनिट है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। कंप्लीट थ्योरी है। यूनिट फिफ्थ में एक छोटा सा न्यूमेरिकल का पोर्शन आता है जो कि बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, अगर उसको नहीं भी करोगे तो भी काम चलेगा। ठीक है, तो हम अभी यहाँ पर यूनिट फोर्थ और फिफ्थ के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में यूनिट फोर्थ को देखते हैं, देन हम यूनिट फिफ्थ के ऊपर बात करेंगे। तो यूनिट फोर्थ इज ऑल अबाउट डिविडेंड पॉलिसी। जैसा कि आप सभी को पता है कि डिविडेंड पॉलिसी, आप लोगों ने अपने डिविडेंड के बारे में पहले भी अपने यूनिट्स के अंदर पढ़ा हुआ है। डिविडेंड का मतलब ये होता है कि दोस्तों, जो भी कंपनी की जो भी अर्निंग्स होती हैं, यानी कि जब कंपनी कोई भी होती है, जब कंपनी नई स्टार्टअप कर रही होती है, तो उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कि कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब जाकर के कंपनी फॉर्म होती है। और जब कंपनी से कुछ अर्निंग होने लगती है या फिर जब कंपनी को कोई प्रॉफिट होने लगता है, तो हम उनको रिवॉर्ड के तौर पर उनका पैसा जो भी होता है वो वापस देने लगते हैं अपने शेयर होल्डर्स को। तो इसी को क्या बोला जाता है? डिविडेंड बोला जाता है। ठीक है, सिंपल सा भाषा में यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि पोर्शन ऑफ द कंपनीज अर्निंग, यानी कंपनी की वो अर्निंग्स दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उनके शेयर होल्डर्स के साथ में, जो कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट के तौर पे पहले लगाई हुई थी। अब उनको रिवॉर्ड के तौर पे उनको वो अर्निंग दी जा रही। ठीक है, सिंपल ऐसे भी आप समझ सकते हो जैसे कि कोई भी आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस स्टार्ट करते समय जो आपने पैसा लगाया था वो इन्वेस्टमेंट हो गई। ठीक है, और अब जब आपका बिजनेस अच्छा खासा चलने लगा है तो उससे प्रॉफिट आपको अर्न होने लगा है, और वो जो प्रॉफिट है वही क्या है? आपका रिवॉर्ड है। ठीक है, तो यही डिविडेंड, इसी को बोला जाता है कि जो भी शेयर होल्डर्स को अमाउंट को, जो भी पैसा जो वापस दिया जाता है उनकी इन्वेस्टमेंट के तौर पर, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट लगाया था उसको उसी उसी को ऐसा रिवॉर्ड के फॉर्म में दिया जाता है, बिकॉज कंपनी इज गोइंग और कंपनी की अर्निंग हो रही है, तो इस वजह से उनको डिविडेंड, वही चीज क्या बोला जाता है? डिविडेंड बोला जाता है। तो पोर्शन ऑफ द कंपनीज अर्निंग दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू इट्स शेयर होल्डर्स एज अ रिवॉर्ड फॉर देयर इन्वेस्टमेंट। ये बहुत इजी और सिंपल सी लाइन है, इसको आप अच्छे से याद कर लो। सो डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है? अब डिविडेंड पॉलिसी दोस्तों ये पॉलिसी होती है कि कई सारी कंपनियां होती हैं, जैसे कि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया होता है, जो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, जो मालिक होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि मतलब कि या तो कंपनियां क्या करती हैं कि उनके मालिक, जो जिन भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया होता है, तो उनको या तो उनका पैसा वापस कर देती है, या तो क्या करती है कि जो भी पैसा, जो भी अर्निंग्स होती है या फिर जो भी प्रॉफिट होता है कंपनी का, उसको वो फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी कि अपनी कंपनी का साइज बढ़ाने के लिए और अदर आगे की इन्वेस्टमेंट के लिए कर देती है। ठीक है, तो ये पॉलिसी का, डिविडेंड पॉलिसी का मतलब यही होता है कि हमको यहाँ पर डिसीजन लेना होता है। कौन कौन से डिसीजन लेने होते हैं? हमको या तो चूज करना होता है कि कंपनी का जो भी शेयर है, कंपनी के जो भी अर्निंग हो रहा है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है, उसको उसके इन्वेस्टर्स थे या फिर जो भी शेयर होल्डर्स थे उनको वापस कर दिया जाए, उनको क्या कर दिया जाए? रिटर्न कर दिया जाए, या फिर वो क्या किया जाए? जो भी अर्निंग हो रही, जो भी प्रॉफिट हो रही, उसका फर्दर इन्वेस्टमेंट किया जाए। ठीक है, या तो हम रिटर्न करने का डिसीजन लेते हैं या फिर फर्दर इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लेते हैं। तो ये जो भी होती है, यही होती है डिविडेंड पॉलिसी। दिस इज द प्लान ऑफ द कंपनी यूजेस टू डिसाइड हाउ मच मनी to give to its shareholders as dividend and how often to pay them, यानी कि कितना फ्रिक्वेंटली उनको कितना दिया जाए, कितना नहीं दिया जाए, और कितना इन्वेस्टमेंट करना है या फिर कितना रिटर्न करना है, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड कोई हम क्या बोल रहे हैं? डिविडेंड पॉलिसी बोल रहे हैं। ठीक है, सो ये चीज़ होती है। अब देखो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं डिविडेंड पॉलिसी को। क्योंकि अगर जो कंपनी है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर कंपनी की प्रॉफिट होगी तो कंपनी जो होगी वो उसको उनके शेयर होल्डर्स को या फिर जो भी इन्वेस्टर्स होंगे उनके पैसे को वापस कर देंगे। ठीक है, कैश फ्लो, कैश आएगा तभी कंपनी के लोग जो भी होंगे उसको
वापस करेंगे, ठीक है, ग्रोथ होगी कंपनी की तब जा करके पैसा वापस करा जा सकता है ना। डिविडेंड पॉलिसी के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, तो यही सारे फैक्टर्स हैं। अगर कंपनी प्रॉफिट में होगी, कैश फ्लो होगा, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, डेप्ट लेवल जो होगा धीरे धीरे कम होगा, टैक्स कंसिडरेशन, ठीक है, लीगल कंस्ट्रेंट्स, तो ये सभी चीज़ें, मार्केट कंडीशंस, इन्फ्लेशन, महंगाई कितनी है, ऑनरशिप स्ट्रक्चर, ये सभी कुछ एक फैक्टर्स, इसमें से आप दो चार अच्छे से याद कर लो, और ये सारे क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जो कि डिविडेंड पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सो इसके बाद में आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, यानी कि फॉर्म कौन कौन से तरीके के डिविडेंड्स होते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है कैश डिविडेंड। जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं या तो हमको उनका पैसा जो भी होता है ऐसा कैश के फॉर्म में वापस कर सकते हैं, या फिर स्टॉक डिविडेंड्स, यानी कि एक्स्ट्रा शेयर हम उनको दे देते हैं, ठीक है, अपने उनके जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको हम कोई एक्स्ट्रा शेयर्स देने लगते हैं, तो ये क्या होगा, स्टॉक डिविडेंड हो गया, ठीक है। प्रॉपर्टी डिविडेंड्स के अंदर क्या आता है कि हम उनको फिजिकल आइटम या कोई भी असेट्स वगैरह जो भी होते हैं अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, दे देते हैं, तो ये क्या होगा कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अगर हम उनको प्रॉपर्टी कुछ दे रहे हैं, कुछ एसेट्स दे रहे हैं, या फिर कुछ भी आइटम्स दे रहे हैं, फिजिकल आइटम्स दे रहे हैं, तो प्रॉपर्टी डिविडेंड्स। देन इसके बाद में स्क्रिप्ट डिविडेंड्स, इसका मतलब क्या होता है कि हम एक तरीके का प्रॉमिस नोट निकाल लेते हैं कि हम इतना % आपको देंगे ही देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि प्रॉमिस नोट में मतलब कि उतने समय में उतने टाइम पीरियड के अंदर देना ही पड़ता है, तो ये एक अनदर फॉर्म होता है जो कि डिविडेंड का होता है। देन उसके बाद में लिक्विडेटिंग डिविडेंड, इसमें क्या होता है कि मनी पेड टू शेयर होल्डर्स व्हेन अ कंपनी इज क्लोजिंग डाउन, यानी कि जब कंपनी को क्लोज किया जाने लगता है तब उसके समय में जितना भी पैसा इन्वेस्टर्स ने लगाया होता है उनको उनका पैसा ब्याज सहित उनको वापस कर दिया जाता है, तो ये लिक्विडेटिंग डिविडेंड। तो ये 5 तरीके के बेसिकली फॉर्म्स होते हैं, इसमें से आप अच्छे से याद कर लो। देन इसके बाद में टाइप्स की हम बात करते हैं, तो टाइप्स ऑफ द डिविडेंड पॉलिसी, इसमें आपका सबसे पहला आता है कि स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। इसमें क्या होता है कि ऑलवेज पेइंग द सेम अमाउंट ऑफ द डिविडेंड रेगुलरली, यानी कि एक रेगुलर वे में अगर हम क्या कर रहे हैं कि सेम अमाउंट पे कर रहे हैं अपने इन्वेस्टर्स को, अपने जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको एक रेगुलर अमाउंट एक टाइम पीरियड के अंदर एक मतलब कि फिक्स टाइम पीरियड के अंदर एक रेगुलर अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट पे करते जा रहे हैं, तो वो क्या होता है, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी होता है। देन कंस्ट्रेंट डिविडेंड पॉलिसी, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, पेइंग अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट्स एज अ डिविडेंड सो द अमाउंट चेंज विद द प्रॉफिट, यानी कि हम क्या करते हैं कि जैसे कि इसके अंदर क्या आता है, कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी के अंदर क्या आता है कि अगर जितना भी प्रॉफिट होता है, जैसे कि सपोज दैट कि अगर 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो हम उनको 5% देंगे, तो 100 का 5% कितना हो गया, 5 रुपये हो गया, ठीक है, तो उनको हम 5 रुपये देंगे। अगर मान लो 1000 का प्रॉफिट हुआ तो उसका हम 5% देंगे, तो उसका कितना हो गया, 50 रुपये हो गया, ठीक है। 1000 का प्रॉफिट हुआ तो उनको हम 50 रुपये दे रहे हैं, अगर 100 रुपये का ही प्रॉफिट हुआ तो हम केवल उनको 5 रुपये ही दे रहे हैं। तो इस तरीके से यानी कि कंस्टेंट, यानी कि जितना प्रॉफिट होता है उसके हिसाब से एक फिक्स परसेंटेज जो होता है वो हम शेयर होल्डर्स को देते हैं। देन रेसिडुअल डिविडेंड पॉलिसी, इसके अंदर क्या होता है कि पेइंग डिविडेंड्स फ्रॉम द प्रॉफिट्स लेफ्ट आफ्टर द कवरिंग ऑल द एक्सपेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि जब हम पूरे अपने कंपनी के जितने भी इन्वेस्टमेंट होते हैं या फिर अदर जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सभी चीज़ों को हम पूरा कर लेते हैं, उसके बाद में जो भी प्रॉफिट जो होता है वो बचता है, जो पोर्शन बचता है उसको हम बांटने लगते हैं, तो वो क्या होगा, रेसिडुअल डिविडेंड पॉलिसी। देन इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, इसमें क्या होता है कि ये कोई रेगुलर, इसमें हम कोई भी नहीं डालते हैं कि हमको इतना % देंगे या फिर इतना पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसमें क्या होता है कि पेइंग डिविडेंड्स व्हेन एवर द कंपनी कैन, यानी कि जब कंपनी चाहे तब दे सकती है, विदाउट अ सेट ऑफ शेड्यूल, कोई शेड्यूल नहीं होता है, जब कंपनी चाहे, जब उसको अच्छा प्रॉफिट हो गया, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, जब कंपनी मतलब खुद से चाहती तब जा करके, तो उसको इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी बोला जाता है। एंड नो डिविडेंड पॉलिसी, इसमें क्या होता है कि जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपना पैसा उनका वापस नहीं दिया जाता है, जितना भी प्रॉफिट होता है तो वो क्या हो जाता है कि प्रॉफिट को हम क्या कर देते हैं कि दोबारा से इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि नो डिविडेंड पॉलिसी। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता जरूर है दोस्तों डिविडेंड पॉलिसी से रिलेटेड, सो इसके बारे में आप थोड़ा सा अच्छे से इसको तैयार कर लो। सो अभी देखो यहाँ पर क्या है कि द रेलेवेंस एंड द इररेलेवेंस थ्योरीज ऑफ द डिविडेंड पॉलिसी। तो देखो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि 2 स्कूल्स ऑफ थॉट्स, यानी कि इसमें क्या होता है कि जब भी हमको डिविडेंड, जब भी कंपनी जो होती है ग्रोथ होती है कंपनी की, या फिर कंपनी को प्रॉफिट अर्न होता है, तो फिर उसके बाद में कंपनी जो होती है 2 चीज़ों से रिलेटेड डिसीजन लेती है। या तो वो क्या करेगी, जितने भी उसके शेयर होल्डर्स होंगे, जितने भी लोगों ने पैसा लगाया होगा उनके पैसे को रिटर्न करने का काम,
रिटर्न करने का डिसीजन, या फिर जितने भी लोगों का पैसा लगा उसको दोबारा से री इन्वेस्ट करने का डिसीजन। ये दो डिसीजंस होते हैं जो कंपनी मेनली लेती है। तो इसमें से आपकी दो थ्योरीज बताई गई हैं, रिलेवेंस एंड इररिलेवेंस थ्योरी। रिलेवेंस का मतलब क्या होता है कि ये ऐसी थ्योरी होती है जो कि मैंने आप लोगों को दोस्तों पहले भी आपके थर्ड यूनिट के अंदर भी बताया था। इसके अंदर दो बेसिकली थ्योरी होती हैं कि इररिलेवेंस थ्योरी, यानी कि ये थ्योरीज ये बताती हैं, रेसिडुअल थ्योरी एंड एमएम अप्रोच, ये दो थ्योरीज ऐसी थ्योरीज होती हैं जो आपको ये बताती हैं कि आप चाहे उनको उनका पैसा जो भी आपके इन्वेस्टर्स थे उनको आप पैसा उनको वापस करो या फिर ना करो, कंपनी की ग्रोथ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये इररिलेवेंट है, ठीक है। वहीं रेलेवेंट थ्योरी के अंदर दो अलग अलग अप्रोचेज आते हैं, जिसमें आता है आपका वॉल्टर्स अप्रोच एंड गॉर्डन्स अप्रोच। ये इनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर आप डिविडेंड जो भी होता है डिस्ट्रीब्यूट करते हो अपने इन्वेस्टर्स या फिर शेयर होल्डर्स के साथ में, तो उसको जो भी ग्रोथ होता है कंपनी के ऊपर उसका यानी फ़र्क पड़ता है, यानी कि उसका एक तरीके से रिलेशन है। अगर आप जो भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो डिविडेंड को, तो उसका रिलेशन जो है वो सीधा इम्पैक्ट जो होता है कंपनी की ग्रोथ पर पड़ता है। तो ये रेलेवेंस थ्योरी के अंदर ये बताया जा रहा है कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो उसका कंपनी का ग्रोथ के ऊपर सीधा फर्क पड़ेगा। और जबकि इररिलेवेंस थ्योरी के अंदर बताया क्या जा रहा है कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करो या ना करो अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट, कंपनी की ग्रोथ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग थॉट्स हैं। अगर आपको अभी भी नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार बैक करके फिर से सुन लो मैंने क्या बोला, ठीक है। कुछ इसकी मतलब कि पीछे जा करके फिर से सुन लो कि क्या चीज़ मैंने बोला, मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ यहाँ पर। रेलेवेंस एंड इररिलेवेंस थ्योरीज जो भी डिविडेंड की हैं उसके अंदर दो आपकी बेसिकली थ्योरी आती है। एक आता है आपका इररिलेवेंस एंड दूसरा आता है आपका रेलेवेंस। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं हम उनका प्रॉफिट हमको वापस करना होता है। तो कंपनी अगर जब भी ये डिसीजन लेती है कि उनको हम उनका प्रॉफिट शेयर कर देंगे, तो इसका जब सीधा इम्पैक्ट जो होता है कंपनी की ग्रोथ से पड़ता है, तो वो रेलेवेंस थ्योरी के अंदर आता है। और जब भी ये जो थ्योरी होती है इररिलेवेंस थ्योरी जो भी होती है वो ये बताती है कि आप चाहे अपने शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स को उनका पैसा वापस करो या ना करो, लेकिन कंपनी की ग्रोथ पर उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो वो इररिलेवेंस थ्योरी। और जब ये बोला जाए कि आप जब डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो उसका सीधा इम्पैक्ट आपके इन्वेस्टर्स के ऊपर पड़ेगा, तो ये होगा आपका रेलेवेंस थ्योरी, ठीक है। इसके अंदर आपके अलग अलग 4 अप्रोचेज आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि रेलेवेंस के अंदर 2 आ गए और रेलेवेंस के अंदर 2 आ गए, ठीक है। तो एक एक करके सबको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर पहले भी मैंने यूनिट 3 के अंदर डिस्कस किया हुआ है रेसिडुअल अप्रोच, जो कि आपका रेलेवेंस थ्योरी के अंदर आता है। रेसिडुअल अप्रोच जो भी होता है उसको आप सोलमैन अप्रोच भी बोल सकते हो। तो इसके अंदर क्या बात बताई जाती है, ये चीज़ बताई जाती है कि पे डिविडेंड्स ओनली आफ्टर द इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंसेस आर कवर्ड। यानी कि इतनी आप लाइन ध्यान रखो, बहुत ज़्यादा अलग अलग जगहों पे जाकर के इसके बारे में खोज मत करो। अगर आपको मतलब सिंपल सी भाषा में समझना है तो आप इतना ध्यान रखो कि जब कंपनी अपने सारे एक्सपेंसेस को और जब कंपनी अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स को अपने मतलब कि जितना भी उसको इन्वेस्ट करना है या फिर जितने भी एक्सपेंसेस जो भी होते हैं उन सभी चीज़ों के ऊपर पैसा खर्च कर देती है, तो उसके बाद में जब डिसीजन लेती है कि चलो भाई जो भी हमको और भी जो भी प्रॉफिट हुआ है तो उसको हमको अपने शेयर होल्डर्स के साथ में उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यही क्या हो गया, ये रेसिडुअल अप्रोच हो गया, ठीक है। उसके बाद में एमएम अप्रोच का दोस्तों ये अलग अलग नाम है, यानी कि मोडिग्लानी एंड मिलर अप्रोच इसको आप बोल सकते हो। तो मोडिग्लानी एंड मिलर अप्रोच एमएम अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या है कि डिविडेंड्स डोंट चेंज अ कंपनीज वैल्यू, यानी कि डिविडेंड्स आप डिस्ट्रीब्यूट करो या ना करो उसका कंपनी के वैल्यू के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। ये चीज़ इसके अप्रोच के अंदर बताई गई है। तो इन सिंपल टर्म्स यही बताया कि हाउ मच अ कंपनी पेज इन इंडिविजुअल डजंट अफेक्ट्स इट्स ओवरऑल वैल्यू, यानी कि कंपनी चाहे डिविडेंड्स पे करे या ना करे, लेकिन उसका जो भी इम्पैक्ट है वो उसकी ओवरऑल वैल्यू पर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि अगर फिर से री इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो उससे क्या हो रहा है कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं या फिर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं कंपनी के अंदर, वो भी तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, मतलब उनकी भी तो कहीं ना कहीं वैल्यू हाई हो रही है ना। जैसे कि अगर सपोज दैट कि अगर मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और मुझे बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में प्रॉफिट अर्न हुआ, तो अगर मैं उस प्रॉफिट को अपने पर्सनल यूज़ के लिए लगा लूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं उसको क्या कर देता हूँ कि
आगे के री इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, कुछ और पैसे ऐड करके उसमें उसको री इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, तो इससे क्या हो जाता है कि मेरा बिजनेस और भी बड़ा होने के चांसेस हो सकते हैं। तो यही चीज़ बताएगी कि मोदी-गिलानी एंड मिलर अप्रोच, एमएम अप्रोच के अकॉर्डिंग यही चीज़ बताया गया है कि डिविडेंड्स आप डिस्ट्रीब्यूट करो या ना करो, कंपनी की ओवरऑल वैल्यू पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये सारी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हो। इसके एजम्पशंस पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन जो होता है पूछा जाता है कि एजम्पशंस ऑफ एमएम अप्रोच के बारे में बताओ। तो इसमें क्या होता है, एक परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट होती है। ये किसका एजम्पशंस का मतलब ये होता है कि दोस्तों मान्यताएं, मतलब कि इसके अंदर कुछ एक मान्यताएं ली जाती हैं। उसके अंदर क्या बताया गया, परफेक्ट मार्केट होनी चाहिए, नो रिस्क और अनसर्टेनिटी होनी चाहिए, ठीक है, लॉन्ग फ्यूचर ऑफ द फर्म होना चाहिए, मतलब कि एक ऐसा नहीं कि जो फर्म है वो ज़रा एकदम शॉर्ट टर्म के लिए बनाई गई हो, मतलब एक अच्छा खासा उसका लॉन्ग टर्म होना चाहिए। एंड देयर आर नो टैक्सेस, कोई भी टैक्सेस से रिलेटेड कुछ भी नहीं होना चाहिए। सो दीज आर द सम एजम्पशंस ऑफ एमएम अप्रोच, और ये आपको मतलब अच्छे से याद कर लेना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद में दोस्तों आपका आता है वॉल्टर्स अप्रोच एंड गॉर्डन्स अप्रोच, जो आपका किसके अंदर आता है, ये इज़ेलेवेंस थ्योरी के अंदर आता है, ठीक है। ये जो अभी हम लोगों ने रेसिडुअल अप्रोच एंड एमएम अप्रोच पढ़ा, ये आपका इज़ेलेवेंस थ्योरी के अंदर था, और आपका ये जो है वॉल्टर्स अप्रोच एंड गॉर्डन्स अप्रोच, ये आपका रेलेवेंस थ्योरी के अंदर आता है। तो यहाँ पर वॉल्टर्स अप्रोच के अकॉर्डिंग भी यही चीज़ बताई गई कि अगर आप डिविडेंड जो होता है अगर आप उसको पे करते हो तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है कंपनी की ओवरऑल वैल्यू पर। तो इन सिंपल टर्म्स, इफ अ कंपनी इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स आर हाई, paying dividends is a good, if not it is better to keep the earning and invest them। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इस लाइन को अच्छे से समझ लो। इसमें ये चीज़ बताया गया यहाँ पर देखो कि अगर देखो जैसे कि जो भी आपका रेवेन्यू है, यानी कि अगर रेवेन्यू जो है आपका वो ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि अगर आप जो है कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है, ग्रोथ है फर्म की, तो इसमें क्या हो सकता है कि अगर आप चाहो तो अपना डिविडेंड जो भी हो सकता है उसको आप शेयर करो, मतलब कि अपने डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो डिविडेंड को अपने शेयर होल्डर्स के साथ में। या फिर ये भी बेटर ऑप्शन हो सकता है कि अगर जब फर्म ग्रोथ ही कर रही है तो उसको री इन्वेस्टमेंट कर दो, तो इससे और भी ज़्यादा ग्रोथ बढ़ जाएगी। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जब भी रेवेन्यू जो होता है ना लेस देन होता है, यानी कि जब रेवेन्यू जो है आपका, मतलब जो भी आपका कंपनी जो है वो कम ग्रोथ कर रही, तो इसमें क्या बेटर ऑप्शन होता है, इसमें यही बेटर ऑप्शन होता है कि आप क्या करो कि डिविडेंड जो भी है, जितना भी पैसा आप लोगों ने लिया हुआ है अपने शेयर होल्डर से या फिर इन्वेस्टर से, उनका पैसा उनको वापस कर दो। क्योंकि कंपनी जब ग्रोथ कर ही नहीं रही है तो आप क्या करोगे ज़्यादा उसको री इन्वेस्टमेंट करके उसके ऊपर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप क्या करोगे कि इस अगर कंपनी ग्रोथ कर रही होगी तो इसमें दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं, चाहो तो आप उनका पैसा उनको वापस कर दो, चाहो तो उनका पैसा री इन्वेस्टमेंट कर दो। इसके अलावा यहाँ पर अगर रेवेन्यू जो है वो कम जनरेट आप कर पाते हो तो इसमें बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि आप उनका पैसा, जो भी इन्वेस्टर्स का पैसा है, आप उनका पैसा उनको वापस ही कर दो। और इसके अलावा अगर रेवेन्यू जो है वो आपका इक्वल होता है, यानी कि मतलब आपका एवरेज ज़्यादा है, तो इसमें जो ऑप्शंस हो सकते हैं वो यही हो सकते हैं कि आप चाहे तो उनका पैसा उनको वापस करो या ना करो, री इन्वेस्टमेंट करो, उसका कोई भी कंपनी के ओवरऑल वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर वॉल्टर्स अप्रोच के अंदर बस यही चीज़ मेन जो है वो बताई गई कि डिविडेंड इम्पैक्ट्स अ कंपनीज वैल्यू, यानी कि डिविडेंड अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो लोगों को, जो भी कंपनी के शेयर होल्डर्स है, अगर आप उनका पैसा उनको वापस करते हो तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो कंपनी की ओवरऑल वैल्यू पे ही पड़ेगा, ठीक है। देन इसके बाद में फोर्थ नंबर पे बात आती है गॉर्डन्स अप्रोच के बारे में। तो गॉर्डन्स अप्रोच में क्या चीज़ बताई जाती है कि हायर एंड स्टेबल डिविडेंड्स कैन बूस्ट अ कंपनीज स्टॉक प्राइस, यानी कि यहाँ पर यही बताया गया है कि अगर आपका जो आपका रेवेन्यू है, अगर आप जो कंपनी की आपकी जो कंपनी है वो अगर अच्छी ग्रोथ कर रही है, उसकी हायर एंड स्टेबल मतलब अच्छी ग्रोथ कर रही, तो आप क्या कर सकते हो, उसका जो डिविडेंड्स हो सकता है उसको आप शेयर कर दो अपने शेयर होल्डर्स के साथ में, अपने डिविडेंड को जो भी है, मतलब कि जो भी प्रॉफिट जो भी अर्निंग आपकी हो रही है उसको शेयर कर दो। इससे कंपनी का जो भी स्टॉक होगा वो क्या होगा, हाई हो जाएगा, यानी कि बूस्ट करेगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट यहाँ पर कंपनी की ओवरऑल वैल्यू पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो वॉल्टर्स अप्रोच के कुछ एक एजम्पशंस है जो कि पूछे जाते हैं, गॉर्डन्स अप्रोच के कुछ एक एजम्पशंस है जो कि आपसे पूछे जाते हैं, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, जिसमें यही चीज़ बताएगी कि एजम्पशंस का मतलब मैंने बताया ना कि मान्यताएं होती हैं, जिसको क्या क्या लिया जाता है कि यूज़ ओन मनी, यानी कि अपनी खुद की मनी होनी चाहिए, खुद का पैसा होना चाहिए, यानी कि जो भी प्रॉफिट हो रहा हो, ये ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट कहीं और से आया हो, यानी कि प्रॉफिट जो हो रहा हो वो इन्वेस्टर्स का ही होना चाहिए, जितने भी लोगों ने पैसा लगाया हुआ है कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। देन इसके अलावा सेम रिटर्न्स एंड कॉस्ट
कॉस्ट, यानी कि सेम रिटर्न्स एंड कॉस्ट का मतलब क्या हो गया कि जो आपका इसमें क्या बताया जा रहा है कि आपका जो आपका रिटर्न आ रहा है, यानी सेम रिटर्न एंड कॉस्ट, जितना पैसा आपने लगाया था उतना ही पैसा आपको यानी कि मिल रहा है। तो ये आपका दूसरा आपका एजम्पशन हो गया। देन तीसरा क्या है, नो टैक्सेस और एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो आप कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट या फिर कोई टैक्सेस वगैरह को नहीं आपको पे करना है। एंड लेटेस्ट फॉर एवर, यानी कि कंपनी जो है वो शॉर्ट टर्म में नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होगी कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म के आप बात करते हो, कि वो शॉर्ट टर्म की आप बात नहीं करते हो। ठीक है, तो ये कुछ एक 4 एजम्पशंस हैं जो कि सेम ही है, गॉर्डन्स अप्रोच के अंदर भी सेम ही है। ठीक है, ऑल अर्निंग्स आर यूज्ड, ये एक नया पॉइंट है इसके अंदर। तो ये सारी कुछ एक चीज़ें हैं जो कि आप इसको अच्छे से कर सकते हो। तो डिविडेंड पॉलिसी को अच्छे से याद कर लो, और ये जो 4 अप्रोचेज हैं यहाँ पर अलग अलग तरीके की इनके एजम्पशंस जो भी होते हैं उनको अच्छी तरीके से आप याद कर लो। तो ये बेसिकली पूरा आपका यूनिट 4 के बारे में था। आई थिंक आपको कर हो गया होगा, जो भी सारी चीज़ें क्लियर हो गए होंगे। अभी भी नहीं क्लियर हुई हो तो आप थोड़ा सा वीडियो को देख लो पीछे आगे करके। और यूनिट 4 इस तरीके से हमारा कर हो चुका है। अगर कोई भी आपको डाउट लगता है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हो, या फिर बहुत सारे यूट्यूब के अंदर चैनल्स हैं, या फिर बहुत सारे आप देख सकते हो कि बहुत सारे वीडियोस पड़े होते हैं, तो आप उससे भी देख सकते हो जाकर के। बेसिकली आपको, मेरा कहने का मतलब है कि आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एकदम क्लियर रखना है आपको। ऐसे ही जैसा एज इट इज चार्ट है वैसे ही आपको बना करके आना है, और इसके बारे में इसके सबके एजम्पशंस लिख करके आना है। MM अप्रोच के एजम्पशंस याद कर लो, वॉल्टर्स अप्रोच के एंड गॉर्डन्स अप्रोच, इन सब के एजम्पशंस याद कर लो। डिविडेंड थ्योरी क्या होती है, अलग अलग तरीके की 2 स्कूल्स ऑफ थॉट्स क्या क्या होते हैं, सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से अगर कुछ भी इससे रिलेटेड लिख करके आता है ना क्वेश्चन, तो आपको पूरा ये डिविडेंड पॉलिसी का जितना भी पूरा यूनिट है पूरा आपको इस तरीके से ही छाप के आना है। कुछ भी नहीं, कोई न्यूमेरिकल नहीं, पूरी थ्योरी है। लोग पूछ रहे हैं ना कि क्वेश्चंस क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो 4th यूनिट के अंदर यही 1-2 क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपसे बार बार पूछे जाते हैं, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, खास यूनिट 5 के ऊपर बात करते हैं आगे, और नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग यूनिट 4 का तब तक मैं अपलोड कर देता हूँ, 5th के बारे में भी आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वंस अगैन।